हेलो स्टूडेंट्स, तो अब ये हमारा आई थिंक तो लास्ट वीडियो हो सकता है। टॉपिक पर डिपेंड करता है कि कितना टॉपिक इसमें कंसिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम जो रेड्यूस सिलेबस में 3 पॉइंट्स जो बाकी है कोलॉइडल प्रॉपर्टीज़, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो है वो है ब्राउनियन मूवमेंट। और ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो किसने बताई थी? वो हमारे रॉबर्ट ब्राउनियन ने बताई थी। ठीक है, जो एक बोटानिस्ट थे, ओके, जिन्होंने 1827 में इसके बारे में बोला था। ठीक है, क्या बोला था? When observed in अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, जब आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ ऐसी चीज मिलेगी कि कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है, कोलॉइडल पार्टिकल्स आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूसली zigzag मोशन। एक कंटिन्यूसली zigzag मोशन में जो है वो होते हैं, ऐसा बोलते हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया था 1827 के अंदर, जो एक बोटानिस्ट थे। ठीक है, मोशन विच प्रिवेंट कोलॉइडल सॉल्यूशन टू सेटल डाउन। क्या बोल रहा है यहां पे? अगर मान लो कि एक सॉल्यूशन हमने रखा हुआ है, कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे, तो कभी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होते, उन पे ग्रेविटी नहीं लगती, ऐसा बोल रहा है ये। क्यों? ये कंटिन्यूसली मूवमेंट में देखे गए हैं। ठीक है, ऐसे एक दूसरे को टक्कर मारते हुए, इस पे सरफेस पे टक्कर लगती हुई, ओके, ऐसे कंटिन्यूसली जिगजैग मूवमेंट में ही होता है, इसीलिए कभी भी सेटल डाउन नहीं होता है, ऐसा बोला हमारे रॉबर्ट ब्राउनियन ने। ठीक है, इसीलिए इसको ब्राउनियन मूवमेंट भी बोलते हैं। ये कोलॉइडल की प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये इसके बारे में हमारे रॉबर्ट ब्राउनियन ने बताया। किस किस पे डिपेंड करती है? फैक्टर्स ऑन ब्राउनियन मोमेंट डिपेंड्स। फैक्टर्स लिखा है ना, तो डिपेंड लिखेंगे बस। फर्स्ट जो है वो है विस्कोसिटी। नाउ व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज अ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। कितना डेंस है सॉल्यूशन, कितना डेंस है, कितना गाढ़ा है सॉल्यूशन, वो विस्कोसिटी बोली जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अगर मानो कि मेरे पास वाटर है और यहां पे अगर मान लो मेरे पास वाटर प्लस शुगर है, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि इसके अंदर शुगर के पार्टिकल है। तो अगर बहने की बात करें, फ्लो की, ठीक है, तो इसकी स्पीड फ्लोनेस ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, बिकॉज ऑफ इसकी जो विस्कोसिटी है वो क्या है? ज्यादा है। विस्कोसिटी ऑफ वाटर शुगर, वाटर प्लस शुगर इज हायर देन विस्कोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो विस्कोसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा? तो विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी, विस्कोसिटी जितनी ज्यादा, ठीक है, उतनी पार्टिकल्स का मूवमेंट कम होगा। ठीक है, तो फ्लोनेस कम हो जाएगी, तो उतना ही पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या होगा? कम होगा। तो ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो क्या होगी? कम होगी। ओके, और जितनी विस्कोसिटी कम, उतनी ब्राउनियन मूवमेंट
ज्यादा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ओके। वैसे ही पार्टिकल साइज जो होती है हमारी, या पार्टिकल्स की अमाउंट, उस पर भी डिपेंड करेगी। अगर पार्टिकल के अमाउंट, विस्कोसिटी का मतलब है जितना पार्टिकल का अमाउंट, क्योंकि इसमें शुगर ज्यादा है तो इसकी विस्कोसिटी ज्यादा हो गई। अगर इससे अगर दूसरा में शुगर सॉल्यूशन बनाओ, अगर मान लो कि इसमें 50 ग्राम शुगर है और दूसरा में एक ले लो वाटर प्लस 100 ग्राम शुगर, तो इसकी विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसमें शुगर ज्यादा है। तो दूसरा होगा अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, कोलॉइडल पार्टिकल्स बोल दो आप, यहां पे कोलॉइडल पार्टिकल्स बोलेंगे, ठीक है, ऊपर लिख लेता हूं मैं। तो कितना अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स होगा अमाउंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स ज्यादा, ठीक है, ज्यादा, तो विस्कोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। और विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होगी, कम होगी। वैसे ही उल्टा, अमाउंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स कम तो विस्कोसिटी भी कम, और विस्कोसिटी कम तो ब्राउनियन मूवमेंट ज्यादा। क्लियर, समझ में आया? ओके। थर्ड पॉइंट जो है फैक्टर, वो होगा कोलॉइडल पार्टिकल साइज। साइज जितनी ज्यादा उतनी ही विस्कोसिटी ज्यादा, और जितनी विस्कोसिटी ज्यादा, अब मैं BM लिख रहा हूं, BM कम होगा। वैसे ही कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है उनकी साइज कम तो विस्कोसिटी भी कम, और विस्कोसिटी कम तो ब्राउनियन मूवमेंट ज्यादा। ठीक है, तो इतने फैक्टर्स जो है उसके बारे में हमारे रॉबर्ट ब्राउनियन ने बोला था। क्लियर, समझ में आया? ओके, ये थी हमारी कोलॉइडल प्रॉपर्टी या कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रॉपर्टी या कोलॉइड्स प्रॉपर्टी बोल दो, हमारे ब्राउनियन मूवमेंट। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है चार्ज ऑन कोलॉइड्स, जो हमने ऑलरेडी थोड़ा सा कॉमन आयन इफेक्ट वाला देखा था, वैसा ही है। ठीक है, तो इतना नोट करो, उसके बाद हम चार्ज ऑन कोलॉइड्स की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है चार्ज ऑन कोलॉइड्स। ठीक है, तो वी ऑल नो ऑलमोस्ट ऑल colloidal particles have charge. It should be either पॉजिटिव और नेगेटिव। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही होगा, पॉजिटिव भी होगा या नेगेटिव भी होगा। वो सभी जो है वो चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, या हैव लिख सकते हो या कैरी लिख सकते हो, कैरी लिख लेते, चलो कैरी चार्ज। ओके, रीजन क्या है, मतलब कि उसके रीजन क्या होंगे जो ये लोग चार्ज जो है वो कैरी करते हैं। तो पहला रीजन जो है वो हम लिख सकते हैं, दोस कोलॉइडल पार्टिकल्स टेक चार्जेस फ्रॉम सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन में से चार्ज ले सकते हैं। ठीक है, कहां से ले सकते हैं, या कैप्चर इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, यार टेक इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, यहां पे कैप्चर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसमें इस रीजन में तो ओनली नेगेटिव चार्ज ही आएगा। दूसरा रीजन जो होगा वो क्या होगा, दोस कोलॉइडल पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कॉमन आयन फ्रॉम
electrolytes, so they have either positive और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये एक दूसरा रीजन जिसमें दोनों ही चार्ज जो है वो आ सकते हैं कि ये लोग जो है वो क्या करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो कॉमन आयन होगा उसे क्या करेंगे, ले लेंगे। ठीक है, ये चीज तो हमने आगे पढ़ी हुई, तो ये ज्यादा प्रेफरेबल बोल सकते हैं इसको। अगर एग्जांपल ले ले, मानो कि AgNO3 की रिएक्शन हो रही है पोटेशियम आयोडाइड से और हमको मिल रहा है यहाँ पे AgI और KNO3 मिल रहा है। ठीक है, KNO3 की जरूरत है नहीं हमको। अगर मान लो कि यहाँ पे AgNO3 जो है वो 10 अमाउंट में है, इसके भी 10 अमाउंट है, ये जो है वो एक्सेस अमाउंट में है 100, ये जो है वो लिमिटेड अमाउंट में और ये एक्सेस अमाउंट में। लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट जो हमने देखा था वैसे ही LR/ER। तो ये अगर यहाँ पे क्या बनेगा, देखो Ag 10 है तो I भी इनमें से 10 ही होगा, तो ये 10 और ये 10 यूज होगा, तो बाकी का कितना बचा, I 90 है ना, 90 बचा ना, इसमें 100 यूज किया हुआ। अब यहाँ पे देखो KNO3 बन रहा है, NO3 कितना है 10, तो K कितना यूज होगा, 10 यूज होगा, तो K कितना बचा, दैट इज ऑल्सो 90। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, यू ऑल नो, इस पे पॉजिटिव चार्जेस है और इस पे नेगेटिव चार्जेस है। तो देखो कितना नेगेटिव चार्ज बचा 90 और कितना पॉजिटिव चार्ज बचा 90। ठीक है, इतना चार्जेस बचा है अभी। तो यहां पे हमारा ये जो सॉल्व है हमारा AgI, वो मेन है। यहां पे वो क्या करेगा, एज पर कॉमन आयन इफेक्ट क्या करेगा, यहां पे लिख रहा हूं, एज पर कॉमन आयन इफेक्ट AgI कोलोइडल पार्टिकल्स, जो डिस्पर्जन फेज होती है ना, ये यूज करते हैं हम, आगे देख लेना। पार्टिकल्स एड्सॉर्ब, कौन सा कॉमन आयन है, देखो यहां पे AgI है, यहां पे I और K है, कौन सा कॉमन है, ये I कॉमन है ना, तो इसको एड्सॉर्ब करेगा। एड्सॉर्ब I नेगेटिव विच हैज, और विच हैव लिखते हैं, विच हैव नेगेटिव चार्ज। सो इन दिस केस द colloidal particles have negatively charge, और have की जगह कैरी लिख लेते हैं, कैरी नेगेटिव चार्ज। क्लियर, समझ में आया? ओके, तो क्या हो जाएगा, यहां पे मैं बता देता हूं, यहां पे शो कर देता हूं, ये हमारा AgI है, इसके पार्टिकल के ऊपर हमारे I पार्टिकल बैठ जाएंगे ऐसे, ये हमारे एड्सॉर्ब हो जाएंगे। एंड यू ऑल नो दिस इज अ, एड्सॉर्ब लिखा है ना, एडी लिखा है, एब्सॉर्ब नहीं लिखा है। एड्सॉर्ब मतलब कि सरफेस फिनोमिना है, तो सरफेस पे बैठ जाएंगे। ठीक है, ये जो हमारी पहली लेयर बैठी है, ठीक है, ये हमारी नेगेटिव वाली पहली लेयर बैठी, देखो यहां पे है ना, तो उसे स्टेशनरी लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी लेयर। स्टेशनरी लेयर जो है वो स्ट्रांगली बॉन्ड होती है, स्ट्रांगली बॉन्डेड, वो बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड होती है। ठीक है, स्टेशनरी लेयर। क्लियर, समझ में आया? अब आप देखो यहां पे हमने I नेगेटिव लगा दिया, अब दूसरे बात, अभी ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव भी तो है, तो इस पे क्या होगा, पॉजिटिव लेयर बैठेगी K+ वाली ऐसे। ठीक है, तो अब हमारी पॉजिटिव लेयर बैठेगी कुछ ऐसे। ऐसे हमारी पॉजिटिव लेयर बैठ जाएगी कुछ। ओके, क्लियर। और ये जो हमारी लेयर है, दिस इज कॉल्ड मोबाइल लेयर। सेकंड लेयर को क्या बोलेंगे?
दिस इज अ सेकंड लेयर, इट इज मोबाइल लेयर, और वो लूजली बॉन्डेड होती है। कैसी बॉन्ड होती है? लूजली बॉन्डेड होती है, ठीक है, वो ज्यादा पावरफुल बॉन्डेड नहीं होती है, ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होती है। और ये फर्स्ट लेयर है स्टेशनरी, फर्स्ट लेयर, ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ओके। अब वैसे ही अगर मान लो, इतना नोट करो, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, इतना नोट कर लो, ओके। अगर हम थोड़ा सा चेंज कर ले, ठीक है, चेंज क्या कर ले, यहां पे अगर मान लो कि कंडीशन चेंज कर ले, इसको हम 100 ले ले और इसको 10 ले लें, तो ये हमारा एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा, एक्सेस, और ये लिमिटिंग मतलब कि लिमिटेड में है। तो क्या बनेगा, यहां पे देखो ये 100, भले ही यहां पे आई 10 है तो एजी भी 10 यूज होगा, है ना, इसमें से, और ये हमारा देखो के 10 है तो NO3 भी 10 यूज होगा, तो यहां पे चेंज हो जाएगा, यहां पे हमारा एजी बचेगा पॉजिटिव चार्ज वाला, और यहां पे नेगेटिव चार्ज वाला बचेगा NO3 -90, ठीक है। तो एज पर कॉमन आयन इफेक्ट क्या होगा, AgI जो हमारा सॉल्व है, हमारे पास ये एक्सेस रिएजेंट मतलब कि एक्सेस में बचे हुए आयन, तो AgI कॉमन आयन इफेक्ट के अकॉर्डिंग किसको एब्जॉर्ब करेगा, NO3- को या Ag को? AgI यहां पे कॉमन है तो Ag को करेगा, तो यहां पे हम लिखेंगे AgI कोलोइडल पार्टिकल्स एब्जॉर्ब Ag which have positive charge in this case colloidal particles carry positive charge, ठीक है। ये वापस से आपको पूरा लिखना है, मैं तो शॉर्ट में यहां पे कर दिया, लेकिन आपको दूसरा केस भी लिखना है यहां पे, ठीक है। पहला केस ये खत्म हो गया, आपने लिख लिया। दूसरे केस में अब क्या होगा, AgI हमको ऐसा बताना है, अब कौन सी लेयर आएगी, Ag की, तो Ag की प्लस लेयर आएगी ऐसे, दिस इज अ फर्स्ट लेयर विच इज स्टेशनरी लेयर, तो स्टेशनरी लेयर यहां पे आप लिखोगे ऐसे, ठीक है, दिस इज अ स्टेशनरी लेयर। नाउ आफ्टर दिस लेयर विच इज स्ट्रांगली बॉन्डेड स्टेशनरी लेयर, सेकंड लेयर आएगी, किसकी आएगी, यहां पे NO3- की, तो यहां पे माइनस की, अब बताओ ऐसे, तो ये हमारी सेकंड लेयर दैट इज मोबाइल लेयर, जो निकल भी सकती है, ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होती है ना, तो ये सेकंड लेयर हमारी हो गई मोबाइल लेयर, ठीक है, क्लियर, समझ में आया इतना? तो यहां पे जो दो लेयर बनी, ठीक है, पहली लेयर जो है वो स्टेशनरी लेयर, और दूसरी लेयर जो है वो मोबाइल लेयर। पहली लेयर जो है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होती है, ये जो है वो लूजली बॉन्डेड होती है, ओके। तो इन दोनों को बोला जाता है हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। क्या बोला जाता है, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, ठीक है, सॉरी डबल में स्पेलिंग कर लेते हो गई, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डबल लेयर, ओके, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर बोलेंगे इन दोनों लेयर को, ठीक है। अब एक नई टर्म आती है जिसे बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल बोल दो, या फिर इलेक्ट्रिक काइनेटिक पोटेंशियल बोल दो, इलेक्ट्रिक काइनेटिक पोटेंशियल बोल दो, या जीटा पोटेंशियल बोल दो, सॉरी इलेक्ट्रो बोल दो, इलेक्ट्रो काइनेटिक पोटेंशियल। तो इन दोनों लेयर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रो काइनेटिक पोटेंशियल बोलते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी लेयर and mobile layer is called as zeta potential or electrokinetic potential, ओके। उसे क्या बोलेंगे, जीटा पोटेंशियल बोलेंगे या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलेंगे,
क्लियर, समझ में आया? ओके, ये लेयर डिपेंड करेगी कॉमन आयन इफेक्ट में पॉजिटिव हो या नेगेटिव होगा, ठीक है। स्टेशनरी फेज पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, डिपेंड करेगी कॉमन आयन इफेक्ट पे। और दोनों लेयर जो है, पहली लेयर को बोलेंगे स्टेशनरी लेयर, दैट इज स्ट्रांगली बॉन्डेड, और दूसरी जो है वो मोबाइल लेयर होती है, दैट इज लूजली बॉन्डेड। दोनों का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलेंगे। दोनों लेयर को हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर बोलेंगे, ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई चार्ज ऑन कोलॉइड्स पार्टिकल, या कोलॉइडल पार्टिकल बोल दो, या फिर ओनली कोलॉइड्स बोल दो, ठीक है। ओके, तो इतना नोट करो। अब जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अंदर क्या होता है, एक ट्यूब जैसी एक इंस्ट्रूमेंट होती है ऐसे, जहां पे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं लाइक दिस। इसको करंट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहां पे बीच में एक ऐसी रिजर्वॉयर होती है जहां से हम कोलॉइडल सॉल्यूशन जो को डाल सकते हैं यहां पे ऐसे, ठीक है। ये मेथड क्यों यूज होती है? अब हमको मालूम है कि हमने आगे देखा कि चार्ज जो है वो होता है, वो कैरी करता है कोलॉइडल पार्टिकल्स, लेकिन कौन सा चार्ज वो कैरी करेगा वो बताते नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोफोरेसिस is useful to know about the colloidal particle the colloidal particles carry पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है कोलॉइडल पार्टिकल्स के पास, वो जानने के लिए ये इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत अच्छी टेक्निक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोलॉइडल पार्टिकल सॉल्यूशन को यहाँ पे डाल देगा, यहाँ पे रिजर्वॉयर के यूज से, मतलब कि यहाँ पे एक ऐसी मेथड थोड़ी सी जगह होती है, वहां से आप डाल सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड, अगर ये हमारा मान लो कि ये कैथोड है नेगेटिव चार्ज, और ये हमारा एनोड है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मान लो कि यहां पे इस कोलॉइडल के पास पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्या होगा, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट हमने पास कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर दी, तो कुछ देर के बाद क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रोड पे चार्ज जनरेट होगा, यहां पे नेगेटिव होगा, यहां पे पॉजिटिव होगा। तो यहां पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करेगा टुवर्ड्स यहां पे नेगेटिव चार्ज पे, क्योंकि अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव नेगेटिव को। तो ये सभी मूव करेंगे इस लाइन में, और यहां पे सभी पॉजिटिव जो है वो एक्युमुलेट हो जाएंगे, है ना। यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव जो है वो एक्युमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि यहां पे अगर इकट्ठे हो गए तो आप बोल सकते हो कि नेगेटिव पे आप सब इकट्ठे हो गए तो ये पॉजिटिवली चार्ज है। अगर ये चीज यहां पे होती तो ये आप बोल सकते हैं कि कोलॉइडल पार्टिकल जो है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि वो पॉजिटिव पे जो है वो एक्युमुलेट हो रहे हैं, ठीक है, समझ में आया? ओके, तो इस प्रोसेस को आप क्या लिख सकते हो, द मोमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट चार्ज। क्या लिखोगे, द प्रोसेस इन विच द मूवमेंट of colloidal particles towards the opposite charged electrode in presence of electric field is called as इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे इसको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो इसके जो कोलॉइडल पार्टिकल है वो ऑपोजिटली चार्ज जो इलेक्ट्रोड होगा वहां पे टुवर्ड्स क्या करेंगे,
मूव करेंगे। ठीक है, अब ये चीज भी आप देखो कि यहां पे अगर सभी कोलोइडल पार्टिकल आ जाएंगे तो यहां पे सिर्फ डिस्पर्जन मीडियम बचेगा, डिस्पर्जन फेज यहां पे आ गए। तो आप बोल सकते हो कि इन दिस प्रोसेस द सेपरेशन ऑफ डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम हैपन। सेपरेशन हो रहा है डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम का, पूरा डिस्पर्जन फेज यहां पे आ रहा है तो डिस्पर्जन मीडियम यहां पे बचेगा। तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, कोलोइडल सॉल्यूशन को तोड़ रहे हो, मतलब कि बिगाड़ रहे हो। ठीक है, इस प्रोसेस में अब इसमें जो है वो एक दूसरी टर्म आती है जिसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, दैट इज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कब बोलेंगे? बाय सिंपल डिफरेंट मेथड्स, यहां पे आप लिख लो बाय डिफरेंट मेथड्स। यहां पे अगर मान लो किसी मेथड की बात करूं तो यहां पे अगर मान लो मैं SPM लगा दूं, SPM का मतलब है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहां पे मैं क्या लगा दूं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो किसी चीज को ही जाने देगी। जैसे आप जो RO होता है उसमें आपको मालूम है कि बहुत सारी मेम्ब्रेन होती है जो कचरे को निकाल देती है, वैसे ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, जैसे सेल के अंदर भी आती है कि किसी को ही अंदर आने देती है, सबको आने नहीं देती है, वैसे ही अगर मैं बीच में ये लगा दूं, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे जो ये लोग यहां पे जा रहे हैं ना, तो यहां पे इकट्ठा हो जाएंगे कि यहां तक नहीं जा सकते ना, तो यहां पे इकट्ठा हो जाएंगे ऐसे, क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जाने नहीं देगी, तो सभी जो है वो यहां पे इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं बाय डिफरेंट मेथड्स इफ वी स्टॉप द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। अगर हम कोई डिफरेंट मेथड को यूज करके, जैसे कि मैंने यहां पे मेम्ब्रेन लगा दी और मैंने इनको यहां पे जाने से रोक लिया और यहां पे इकट्ठा कर लिया, तो क्या होगा? पार्टिकल्स, कोलोइडल पार्टिकल्स मूवमेंट टुवर्ड्स ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। अगर मैंने इनको रोक लिया, ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड को तक जाने से इनको रोक लिया, ठीक है, तो क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड dispersion medium starts moving from lower concentration to higher concentration. So this is called as ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, जो यहां पे है डिस्पर्जन मीडियम, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। जो हमारे आरओ में भी होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, वो उल्टा होता है, ये ऑस्मोसिस है। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर ये लोग यहाँ पे ही रुक जाएंगे तो डिस्पर्जन मीडियम तो यहाँ से जा सकती है, यहाँ तक जाएगी, लेकिन क्या होगा कि ऑस्मोसिस होगी तो ये लोअर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन है नहीं कोलोइडल पार्टिकल्स का, लेकिन यहाँ पे बहुत ही इकट्ठा हो गया, तो डिस्पर्जन मीडियम क्या करेगी? वापस जाएगी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तरफ। अगर यहाँ पे रुक गए तो डिस्पर्जन मीडियम ऐसे जाएगी उल्टी, क्योंकि ये जो कोलोइडल पार्टिकल है वो ऐसे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे रुक जाएंगे ना, तो यहाँ लोअर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे हायर है, तो वापस से डिस्पर्जन मीडियम ऑस्मोसिस करेगी, मतलब कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर? तो उसे ही इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस बोला जाता है। ओके, तो ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स जो था वो खत्म हो गया। अभी चैप्टर नंबर 5 जो था सरफेस केमिस्ट्री वो यहाँ पे खत्म, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम पार्ट 2 जो है वो ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर? तो इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो सीधा पूछ लो आप। ओके।
ओके, तो यहां पे हमारा चैप्टर 5 खत्म।